चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर से कोई सवाल? कल हमने डिस्कस किया था टैक्सेबल एक्टिविटी के बारे में, क्या होती हैं, और हमने फिर इनकी एक्सेप्शंस जो हैं उनको भी डिस्कस आउट किया था कि ये चीज़ें जो है टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनती। क्लियर था ये? पढ़ के आए थे? आगे चलते हैं और आगे हमने डिस्कस करना है, बिकॉज हमने एक चीज़ पढ़ा था कि जो हम ये टैक्स लगा रहे होते हैं बेसिकली किसके ऊपर लगा रहे हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर। किसके ऊपर लगा रहे थे? सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर। बिकॉज जब भी हम टैक्स चार्ज करेंगे किसके ऊपर करेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर। कल हमने देख लिया था कि हमारी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? टैक्सेबल होनी चाहिए। हमें लग गया पता कि टैक्सेबल एक्टिविटी ये चीज़ें हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस है, ट्रेड है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी टैक्सेबल एक्टिविटी है। फिर हमने देखा कौन कौन सी चीज़ें टैक्सेबल एक्टिविटी में नहीं आएंगी। इसमें था कि कोई भी चीज़ जिसकी आपको सैलरी मिलती है वो टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनती। जो आपकी हॉबी होती है या जो आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनती। हो गया था। अब एक्टिविटी समझ लग गई कि यार ये काम शाम कर रहे हैं। अब हमने सेल्स टैक्स लगाना है। सेल्स टैक्स किसके ऊपर लगेगा? सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर। अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि सप्लाई होती कौन सी है, उसको डिस्कस करेंगे क्या है, और गुड्स क्या है उनको हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस जो है वो कर रहे होंगे। तो सप्लाई की बात करें तो सबसे पहले आती है हमारे पास सप्लाई की टाइप्स। कि सप्लाई की हमारे पास टाइप्स कितनी है, सप्लाई की इकसाम कितनी है। ये याद नहीं करना, आपको भी समझ आ जाएगी क्या होती है क्या नहीं होती। हमारे पास बेसिकली सप्लाई की दो टाइप्स हैं। एक होती है जिसे हम कहते हैं टैक्सेबल सप्लाईज, और दूसरी हमारे पास होती हैं जिसे हम कहते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाईज। क्या? टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जेम्प्ट सप्लाईज। टैक्सेबल एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या है कि हम वो चीज़ सप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग सकता, उसे हम क्या कहते हैं? एग्जेम्प्ट सप्लाईज कहते हैं। इसके ऊपर पूरा हमने अभी जाके इंशाल्लाह कल ही डिस्कस कर रहे होंगे। हमारा पूरा सेल्स टैक्स में 6 स्केड्यूल है जो हमें बताता है कौन कौन सी गुड्स एग्जेम्प्ट हैं, किन किन के ऊपर टैक्स नहीं लग सकता, वो हमें बताता है। जैसे आप जब जाते हैं कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हैं, वो कभी भी नहीं कहता कि लाख का बकरा 18% GST लगा के 1.18 दूंगा, कहते? कभी भी नहीं कहता, बिकॉज इनके ऊपर नहीं है ये। तो वो एग्जेम्प्ट है, इनके ऊपर क्या है? टैक्स है ही नहीं। और टैक्सेबल सप्लाईज हैं जिनके ऊपर टैक्स क्या होगा? चार्ज होगा। इसमें भी हमारे पास दो तरह की सप्लाईज आती हैं। एक है नॉर्मल। नॉर्मल सप्लाईज का मतलब है कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा 18% के ऊपर। दूसरी हमारे पास आती हैं ज़ीरो रेटेड गुड्स या ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। अब ये ज़ीरो रेटेड गुड्स या ज़ीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे किस परसेंट के ऊपर? 0% के ऊपर। किसके ऊपर लगाएंगे? ज़ीरो। रेट लगेगा बट कितना लगेगा? 0। तो आप किसी भी XY अमाउंट का 0% लेंगे, आंसर आएगा 0 रुपीज़। तो ये क्या है इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ये शायद कल ही हम डिस्कस कर रहे हों। ये हमारा है 5th स्केड्यूल, उसमें लिखा होगा, उसमें हमें ये बता रहा होगा। तो वो नॉर्मल सप्लाईज हैं। और ये आपने याद नहीं करना बिकॉज इसके ऊपर हम तफसील में डिस्कस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। बट सप्लाई के टाइप्स जो हैं वो हमारे पास दो होती हैं। एक टैक्सेबल सप्लाईज हैं और दूसरी कौन सी हैं? हमारे पास एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं। अब सप्लाई की डेफिनेशन देखते हैं। सेकंड यहाँ पे टर्म क्या लिखी हुई है? गुड्स। गुड्स क्या होती हैं इनको हमने यहाँ पे डिस्कस आउट करना है। अगर आप गुड्स का लफ्जी मतलब देखना चाहें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? चीज़ें, अशिया। लाइक दिस मार्कर इज अ गुड।
ये एलसीडी क्या है? गुड्स है। एसी क्या है? गुड्स है। क्या बिजली गुड्स है? लेकिन बिजली के बिल पे सेल्स टैक्स लगता है। बिजली के बिल पे सेल्स टैक्स लगता है। क्या जो गैस इस्तेमाल करते हो एसएनजी गैस की, क्या ये गुड्स हैं? बिजली के बिल पे सेल्स टैक्स पे करते हो आप उसमें। क्यों? अब हम देखेंगे यहाँ पे कि गुड्स कहते किसे हैं। ये टैक्सेबल सप्लाईज वगैरह रीड ओनली हैं, इनको भी याद नहीं करना, बिकॉज ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी कि 18% का क्या मतलब है, 0% का क्या मतलब है, 1% का क्या मतलब है, समझ आ जाएगी। हम आते हैं गुड्स के ऊपर। इसके ऊपर हाईलाइट करें, इम्पोर्टेंट है और ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसमें से। कौन से क्वेश्चन आएंगे? सिनेरियो बेस्ड। पेज नंबर कौन सा है? 456। इम्पॉर्टेंट है। सवाल कौन से आएंगे? सिनेरियो बेस्ड। अब गुड्स क्या होती हैं? चीज़ें। ये पेन हो गया, मार्कर हो गया, घड़ी होगी, मोबाइल हो गया, एलसीडी हो गई, लैपटॉप्स हो गया, ये सारी क्या है? गुड्स कहलाती हैं। तो बेसिकली जब गुड्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आती हैं मूवेबल गुड्स, या आप इसमें बात करें तो हमारे पास आती है मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे आप लेके जा सकते हैं। कार होगी, बाइक हो गया, एसी हो गई, पंखा हो गया, ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। और इसमें क्या कुछ आता है? इंक्लूड्स प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो बिजली बनाना, बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी क्या है? हमारी गुड्स हैं। उसके अलावा क्या चीज़ें गुड्स में नहीं आती, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़ें गुड्स में नहीं आएंगी, वो क्या है? आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब वो क्या है? सबसे पहले मनी। आप कभी बैंक के पास जाते हैं, बैंक से आप 1000 रुपया कैश लेंगे, बैंक नहीं कहेगा भाई 1000 रुपया कैश दे रहा हूँ, मुझे 18% टैक्स दो। कहते हैं पैसे के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता, सेल्स टैक्स कभी भी पैसों के ऊपर नहीं लगता। हालांकि कैश भी क्या है? मूवेबल एसेट्स है। लेकिन जब हमने कह दिया कि कैश गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता, तो अब कैश के ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। फिर ये जो स्टॉक्स एंड शेयर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स बिक रहे होते हैं, ये भी एसेट्स हैं, बट इनको भी गुड्स कंसीडर नहीं किया जाता। तो इसलिए आप शेयर्स वगैरह बेचेंगे, इनके ऊपर भी कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। उसके बाद है एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब होता है कि मुस्तकबिल में आप क्लेम कर सकते हैं, मुस्तकबिल में आप इनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। आप आ जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, 10,000 की शॉपिंग करते हैं, आपको स्टोर वाले एक डिस्काउंट कूपन दे देते हैं। कूपन लेके आप आते हैं, कूपन पे लिखा होता है कि आप अगर अगले महीने आए, अगले महीने आपने 15,000 रुपये की सेल्स और 15,000 रुपये खरीदारी की, आप हमें ये कूपन दीजिएगा, हम आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे। अब ये क्या है? एक्शनेबल क्लेम है। कितने % चांसेस है आप अगले महीने शॉपिंग करने ना जाए? नहीं पता आपको। अगले महीने जाएं, आपका अगर इस महीने का बिल 10,000 बन रहा है, अगले महीने का कैसे बनेगा 15,000? तो नहीं हो सकता। तो ये तो मुस्तकबिल में क्लेम होगा या नहीं होगा, हमें तो इसका पता ही नहीं है। तो ये जो एक्शनेबल क्लेम होते हैं, जैसे प्रोमिसरी नोट हो गया, डिस्काउंट कूपन्स वगैरह हो गए, ये भी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते। तो जो चीज़ गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती, उसके ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। अब चूंकि हमने जब गुड्स की डेफिनेशन स्टार्ट की है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या? ये कुर्सी मूवेबल है, डाइस मूवेबल है, लैपटॉप मूवेबल है, लेकिन ये बिल्डिंग मूवेबल नहीं है, लैंड मूवेबल नहीं है। इसको कहीं पे लिख लो, लैंड और बिल्डिंग के ऊपर सेल्स टैक्स कभी चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो कौन सी प्रॉपर्टी है? इमूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। लैंड बेचोगे, बिल्डिंग बेच रहे हो, दुकान बेच रहे हो, मकान बेच रहे हो, फ्लैट बेच रहे हो, इनके ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। एसी बेचो, होगा। पंखा बेचोगे, होगा।
टीवी बेचो, बोर्ड बेचो, इनके ऊपर होगा। बिल्डिंग बेचने के ऊपर कभी भी आपका सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन प्रॉपर्टी, एक्सेप्शंस जो हैं वो इसकी इंपॉर्टेंट है कि क्या कुछ गुड्स में नहीं आएगा। जैसे अभी हमने बात की है डिस्काउंट कार्ड की, डिस्काउंट कूपन की, ये स्क्रीन पे एग्जांपल लिखी हुई है डिस्काउंट कूपन की, समझ आती है पढ़ के ज़रा बताएं। एक्शनेबल क्लेम, तो कौन कौन सी चीज़ के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम्स, स्टॉक्स एंड शेयर्स एंड मनी। ये चार बातें ना कहीं पे इसके साथ लिख लो कि आपको पता हो कि भाई ये गुड्स नहीं है, इनके अलावा हर चीज़ क्या है, गुड्स है। कौन कौन सी? इमूवेबल प्रॉपर्टी, हालांकि लिखी हुई है वो टेक्स्ट के अंदर है तो साइड पे कहीं पे लिख लो। इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम्स, जिसकी एग्जांपल डिस्काउंट कूपन है। नंबर 3 पे आ गया मनी, मतलब कैश वगैरह, और नंबर 4 पे आ गया स्टॉक्स एंड शेयर्स। इनके अलावा हर चीज़ क्या है, गुड्स हैं। जो गुड्स हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। सिक्योरिटीज शेयर्स एक ही चीज़ आती है, ये शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ एंड स्टॉक्स एक ही चीज़ हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि क्या सिक्योरिटीज़ होती हैं, शेयर्स ही होते हैं। इनके अलावा हर चीज़ क्या है, गुड्स है। अब उनको बेचोगे तो उनके ऊपर क्या किया जाएगा, सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज किया जा रहा होगा। तो जब हम सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं ना, तो हमारी कहानी कुछ इस तरह से चलती है कि हमने कभी भी किसी चीज़ के ऊपर सेल्स टैक्स लगाना होता है तो हम सबसे पहले सवाल देखते हैं, जब सेल्स टैक्स लगेगा तो पहला क्वेश्चन है, क्या भाई आपकी एक्टिविटी जो है वो टैक्सेबल है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है कि आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो टैक्सेबल है भी कि नहीं। आप खुद सोचिए, एक आपकी एक्टिविटी ही टैक्सेबल नहीं है तो टैक्स लग सकता है? नहीं। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। जब नहीं है तो कहानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। अगर वो टैक्सेबल एक्टिविटी है तो फिर ये कहेगा कहानी सुनो मेरी, वो वाली नहीं, इसकी कहानी सुननी पड़ेगी आपको। फिर हम देखेंगे ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। नंबर 2, क्या जिन चीज़ों में वो डील कर रहा है क्या वो गुड्स हैं या नहीं। अगला सवाल क्या होगा, क्या वो गुड्स हैं कि नहीं। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, अगर वो चीज़ गुड्स नहीं है तो क्या कभी भी सेल्स टैक्स लगेगा? कहानी ख़त्म। बेशक बेच रहे हो, प्रॉपर्टी बेच रहे हो, पैसा बेच रहे हो, ये आपको ये कॉपियाँ मिल रही होती हैं, बेच रहे हैं, बेशक पैसा कमा रहे हैं, बट सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो गुड्स हैं तो यस, फिर कहानी क्या चलेगी, इसकी भी आगे चलेगी। डन। फिर जब गुड्स हैं, आपने देख लिया डेफिनेशन में गुड्स की क्या है कि मूवेबल प्रॉपर्टीज़ क्या है, आपकी सारी गुड्स आती हैं। फिर गुड्स की जब बात की जाएगी, आपको लग गया पता गुड्स है, तो यहाँ पे बात होगी, अगला सवाल, क्या ये गुड्स जो है वो टैक्सेबल हैं या ये गुड्स जो है एग्जेम्प्ट हैं। देखिए, टैक्सेबल का मतलब है कि आप इस चीज़ को बेचोगे, टैक्स लगाना है। जैसे ये लकड़ी बिकेगी, टैक्स लगना है। ये लाइट खरीदोगे, टैक्स लेके आओगे। कैमरा खरीदोगे, टैक्स होगा। एसी खरीदोगे, टैक्स होगा। यहाँ तो गुड्स क्या है, एग्जेम्प्ट है। बाहर जाके आप चिकन खरीदेंगे, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करते, लेकिन जाके KNN's का फ्रोजन मीट लेंगे, उस पर टैक्स पे करेंगे। तो अगला सवाल क्या है, क्या वो गुड्स टैक्सेबल हैं या एग्जेम्प्ट है। अगर वो गुड्स एग्जेम्प्ट है तो कहानी हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। अगर वो गुड्स टैक्सेबल है, फिर क्या होगी, हमारी कहानी आगे चलेगी। अब देखें, आप एक्टिविटीज ही परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी टैक्सेबल है, ठीक, कारोबार वगैरह करते हैं। जो चीज़ बेच रहे हैं वो गुड्स को सेटिस्फाई कर रही है, जी मैं गुड्स ही बेच रहा हूँ। जो गुड्स बेच रहे हैं वो टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है, जी टैक्सेबल ही है। यहाँ तक सही है। अब अगला सवाल क्या है कि जो गुड्स आप बेच रहे हैं जो टैक्सेबल है, क्या आपने इन गुड्स की सप्लाई की है या नहीं। ये तो ये ना गुड्स ला के इन्वेंट्री में रखी हुई है, बेची ही नहीं है,
टैक्स नहीं लगा सकते। तो क्या करनी पड़ेगी आपको, इन गुड्स की सप्लाई करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर गुड्स की सप्लाई नहीं की, पड़ी हुई है, इन्वेंट्री है, स्टोर रूम में टीवी पड़े हुए हैं, एसी पड़े हुए हैं, फायदा बिके तो नहीं। जब नहीं बिके तो कोई सेल्स टैक्स नहीं। अगर वाकई ही सप्लाई कर दी है तो फिर क्या होगा, आप इसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। तो सेल्स टैक्स की कहानी जो है वो इस तरह से चलती है। हम बात किससे शुरू करते हैं, हमेशा अपने एक्टिविटी से, कि एक्टिविटी टैक्सेबल है या एक्टिविटी टैक्सेबल नहीं है। अगर एक्टिविटी टैक्सेबल ही नहीं है, कोई हॉबी वगैरह ऑप्ट की हुई है, तो भाई टैक्स है ही नहीं। अगर एक्टिविटी टैक्सेबल है तो अगला सवाल क्या होगा, किस में डील कर रहे हो, गुड्स में या गुड्स नहीं है। अगर वो गुड्स है ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बिल्डर्स होते हैं ये भी घर बना के बेच रहे हैं, सेल तो कर रहे हैं, लेकिन क्या चीज बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं। घर कौन सी प्रॉपर्टी है, और क्या कहते हैं ये कि इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स ही नहीं है। जब वो गुड्स है ही नहीं तो ये कभी भी आपसे टैक्स ले नहीं सकता, ऐसे ही है। तो अगला सवाल क्या है कि वो गुड्स हैं या नहीं। अगर गुड्स हैं फिर अगला सवाल होगा कि भाई टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है। आपके बाहर सब्जी वाला बैठा हुआ सब्जी बेच रहा है, वो कभी नहीं कहता कि 20 रुपए किलो ये है आलू प्लस जीएसटी दो, नहीं। लेकिन वही आलू आप जाके फ्रोजन फ्राइज की फॉर्म्स में लेके आएंगे, आप जीएसटी पे करके आएंगे। तो फिर अगला सवाल है वो गुड्स टैक्सेबल है या नहीं। अगर टैक्सेबल है फिर आगे बात जाएगी सप्लाई हुई है कि नहीं। अगर गुड्स की सप्लाई भी कर दी है, जब सप्लाई हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। तो सेल्स टैक्स इन तमाम चीज़ों से जब होके आता है फिर क्या होता है, चार्ज होता है। तो सेल टैक्स किस पे चार्ज होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर। हमें गुड्स का लग गया पता क्या होता है। अब हमारे पास आखिरी चीज़ रह गई है, वो है सप्लाई। सुपर इंपॉर्टेंट, ये वो डेफिनेशन है जो 110% पेपर में आनी ही आनी है। ये नहीं कहेगा कि डिफाइन सप्लाई वो आपको पूछेगा कि भाई ये उसने आपको एक लाइन गिवन कर दी है, आपने वो लाइन पढ़ के सोचना है क्या वो सप्लाई के डेफिनेशन में आती है कि नहीं आती। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना है। इसमें से सिनेरियोज आने हैं, इसमें से एडजस्टमेंट जो है वो आपको न्यूमेरिकल में गिवन की जानी है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। अब इसको पहले डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन में हर चीज़ गिवन है, उर्दू में आपको लिखवाऊंगा, आपने जहाँ जहाँ उर्दू बोलूँगा वो लिखनी है, बिकॉज दिस डेफिनेशन इज़ ओनली फॉर सिनेरियोज। पेपर में एक नहीं दो नहीं मल्टीपल टाइम सिनेरियोज आए हैं। हर अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल में कोई ना कोई पुट्ठी सीधी एडजस्टमेंट यहाँ से निकालता है, वो कंफ्यूज कर देते हैं। तो देखते हैं सप्लाई कहते किसे हैं। अभी तक आप अकाउंटिंग वगैरह पढ़ के आ चुके हैं, आपने अभी तक यही पढ़ा होगा कि सप्लाई का मतलब क्या होता है, सेल करना, बेचना, यही है ना। हाइलाइटर निकाल लें और साथ साथ आप भी हाईलाइट करते जाएं, मैं भी करवाता जाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको ऊपर प्रॉपर चीज़ों को पता हो कि इसमें से याद करना क्या है। ये क्रैम नहीं करनी, इसका रट्टा लग ही नहीं सकता, ये क्रैम नहीं करनी, रट्टा इसका ही लगाना। तो सप्लाई का मतलब क्या है, यहाँ पे भी सप्लाई का वर्ड लिखा होगा, आप लोगों को पता है कि हम किसे कहते हैं, सेल को। तो भाई आज तक जितना पढ़ के आए हो सेल वो सप्लाई ही है, वो ठीक पढ़ा है, लेकिन सिर्फ सेल करना, बेच देना सप्लाई नहीं होती। टैक्स वाले कहते हैं बेच दिया सप्लाई है, ओके, लेकिन अब हम तुम्हें बताते हैं कि ये काम भी किसका पार्ट बनेंगे, सप्लाई का पार्ट बनेंगे। अब वो कौन कौन से हैं, आ जाए। बेचना, सेल करना सप्लाई है। अगला कहता है ट्रांसफर ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज एन ओनर। क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज एन ओनर इज नोन एज सप्लाई। मेरे पास ये लैपटॉप है, मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं कहता हूं यार ये लैपटॉप आज के बाद तेरा, जा जिसको बेचना है बेच दे, पड़ा मेरे पास हुआ है, लेकिन मैंने इसको लैपटॉप बेचने का राइट दे दिया,
हक है इसके पास, मैंने पेपर पे लिख के दे दिया है, अब जाके ये बेच सकता है। ये जो राइट ट्रांसफ़र किया गया है ये भी क्या कहलाती है, सप्लाई कहलाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर कहते हैं जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं, जो आपका मालिक है, ठीक है, और ये कौन है, इसका एम्प्लॉय है, मुलाजम है, डन। एम्प्लॉय जो है एक बाइक जो है इसकी अच्छी परफॉर्मेंस पे इसको क्या कहते हैं, GS 150 सुजुकी की गिफ्ट कर देता है। क्या कर देता है, गिफ्ट कर देता है। उसने गिफ्ट किया है, 1 रुपया भी लिया होगा, लेकिन जब एम्प्लॉयर ने जहाँ पे नौकरी कर रहा है उसने इसको बाइक दी तो जाहिर बात है इसके नाम भी तो करेगा। जब इसके नाम कागज़ हुए तो क्या इसके पास इस बाइक को बेचने का राइट नहीं आ जाएगा? तो जब बेचने का राइट ट्रांसफ़र हो गया, टैक्स वाले कहते हैं भाई ये सप्लाई है, तुमने बेशक उसको नहीं बेची, तुमने राइट तो ट्रांसफ़र किए, तो ये क्या कंसीडर होगी, सप्लाई। सप्लाई है और टैक्स पे करो। हम कहेंगे भाई हमने बेची नहीं है, कहेंगे हमारा मसला नहीं है, टैक्स पे करो। क्या करेंगे, आपसे टैक्स ले जाएंगे। इसका मतलब आप इस एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि जो गिफ्ट वगैरह होता है वो क्या है, सप्लाई है। भाई बाप का शोरूम है, बाप ने बेटे का PRC क्वालिफाई करने पे उसको एक बाइक गिफ्ट कर दी है कि बेटे ने कहा जी मेरा PRC क्वालिफाई हुआ है, जाके उसने स्टेटस लगा दिया 33.3% CA डन। लगाते हैं, ऐसे ऐसे नमूने होते हैं कि 33.3% CA डन, एक अटैम्प्ट में 5 पेपर पास किए, कैफ तो कुछ है ही नहीं। बाप भी इम्प्रेस हो गया, उसे पता नहीं था। उसने क्या किया, बेटे को गाड़ी गिफ्ट कर दी। अब जब बेटे को गाड़ी गिफ्ट कर दी है तो क्या बेटे के पास उस गाड़ी को डिस्पोज ऑफ करने का राइट आ कि नहीं है? तो ये क्या होगी, सप्लाई होगी। भाई की दुकान है मोबाइल फ़ोन की, छोटे भाई ने कहा जी मैंने तो ऑनलाइन पढ़ना है, तो मुझे पढ़ने के लिए क्या चाहिए, iPhone 15 Pro Max। क्यों, वीडियो अच्छी चलती है, चलती हालांकि क्यों मोबाइल में भी है। भाई ने क्या कहा, ठीक है मेरे भाई ने से ये करना है, कल को कर लेगा, कमा के हमें देगा, ऑडी में आएगा। उसने क्या किया, अपने भाई को दुकान से उठा के आईफोन गिफ्ट कर दिया। क्या पैसे लिए, गिफ्ट किया। अब जब भाई को उसने गिफ्ट किया तो क्या भाई के पास राइट नहीं है कि लेके आगे किसी को बेच दे? उसके पास उस मोबाइल को डिस्पोज ऑफ करने का राइट आ गया। अब जिसने आपको वो राइट दिया है, बेशक वो कसम उठवा ले कि भाई मेरा सगा भाई था, DNA करवा लो, खून मैच करवा लो, हो भी जाता हो, कसम उठवा ले भाई को ही गिफ्ट किया, कहेंगे ओके हम गिफ्ट ही मान रहे हैं। लेकिन चूंकि राइट ट्रांसफर हो गया है, सप्लाई है, टैक्स पे करो। वो लेके जाएंगे टैक्स आपसे, वो क्या करेंगे, टैक्स लेके जाएंगे। तो रिमेंबर, सेल करना भी सप्लाई है, गुड्स को डिस्पोज ऑफ करना, बेचने के राइट को ट्रांसफर कर देना, ये भी क्या है, सप्लाई है। इसके अलावा जो हायर परचेज एग्रीमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट बेसिस, आप किस्तों पे सामान लेके आते हैं। आपने देखा होगा किस्तें का कारोबार कैसे ही होते हैं, आप पहले जाते हैं, आप पहले जाके एडवांस पे करते हैं, एडवांस पे करने के बाद आपके पास वो गुड्स आ जाती हैं, आप उन गुड्स की इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं। जैसे ही इंस्टॉलमेंट ख़त्म होती हैं, गुड्स आपके नाम हो जाती हैं, ऐसा ही होता है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर आप गुड्स दे रहे होते हैं, ये भी क्या कंसीडर होती है, सप्लाई कंसीडर होती है कि भाई बिक रही है। बेशक तुम पैसे किस्तों में ले रहे हो, ले तो रहे हो ना, जब किस्तें ख़त्म होंगी उसकी हो गई, बेच देगा, तो ये भी क्या है, सप्लाई है। तो बेचना भी सप्लाई है, बेचने के राइट्स दे देना ये भी सप्लाई है, किस्तों पे चीज़ का बेच देना ये भी क्या है, सप्लाई कंसीडर होता है। आधे घंटे बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा सप्लाई कंसीडर होगा, क्लियर है। अब पेपर में वो कहता है कि जी ABC केमिकल्स हैं, और जो मालिक है उसने अपने बेटे को केमिकल गिफ्ट कर दिया हार्पिक, कि फेल हुआ पी लेना। अब यही करेगा, गिफ्ट किया है, तो ये क्या होगी, सप्लाई होगी। उसके बाद है अगला पॉइंट, सिनेरियो। ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर मैन्युफैक्चरर ओनली, आप वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये पहला पॉइंट किसके लिए है, मैन्युफैक्चरर के लिए है।
ये किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर के लिए है। ये सिर्फ किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर। कौन होता है मैन्युफैक्चरर? जो रॉ मटेरियल लेके आता है, उसको बना के फिर बेचता है, ये इसके लिए है। ये वाला पॉइंट जो रिटेलर है, जो गली मोहल्ले में बैठे हैं, इनके लिए नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए नहीं है, होलसेलर के लिए नहीं है। किसके लिए है? मैन्युफैक्चर बता रहा हूं। अब ये पॉइंट क्या है? कहता है जी पुटिंग इनटू प्राइवेट यूज, बिजनेस यूज या नॉन बिजनेस यूज गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी। क्या मतलब है कि वो गुड्स जो आप अपने रोजमर्रा के काम में बना रहे हैं, और टैक्सेबल गुड्स की बात हो रही है, ये एग्जेम्प्ट की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? टैक्सेबल। क्या कह रहा है कि वो इंसान जो रोजमर्रा क्या कर रहा है, ये गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है। अगर वो उन गुड्स को प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल कर ले, अगर वो उन गुड्स को बिजनेस यूज के लिए इस्तेमाल कर ले, अगर वो उन गुड्स को नॉन बिजनेस यूज के लिए इस्तेमाल कर ले, ये भी क्या होगी? सप्लाई कंसीडर होगी। मतलब क्या है? प्राइवेट यूज का मतलब है ड्राइंग्स। क्या मतलब है? तो लिखो, क्या मतलब है? ड्राइंग्स। पेल, पेल फैक्ट्री में क्या बनते हैं? क्या बनता है? फ्रिज, एसी, अप्लायंसेस बनती हैं। फॉर एग्जांपल पेल के मालिक का जो है, उसके घर का एसी खराब हो गया, आता है कंपनी, कॉल करता है, यार एसी गाड़ी में लोड कर दो, मैं लेके जा रहा हूँ। 1 रुपया ही पे करेगा? नहीं भाई, मालिक है, इतनी बड़ी कंपनी है, वो पे करेगा। क्या पागल हूँ मैं? मतलब मैं 70 साल तक कंपनी खोली, मैं ही पे करना है। वो क्या करेगा? एसी पकड़ेगा, घर ले जाएगा। ड्राइंग्स हैं। कंपनी वाले क्या करेंगे जी? एसी टेकन बाय ऑनर लिख दिया, 1 रुपया नहीं आया। टैक्स वालों के पास कहेंगे जी कितने एसी से बनाए? इस महीने 100 एसी बनाए थे। ये एक एसी कहाँ पे गया जी? मालिक ले गया। टैक्स दो। कहेंगे क्यों? कहेंगे भाई आप हैं कौन? जी हम मैन्युफैक्चरर हैं। आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए, अगर आप प्राइवेट यूज के लिए भी गुड्स इस्तेमाल करेंगे, जिसे ड्राइंग्स कहते हैं, तो वो सप्लाई ही कंसीडर होगी। बेशक मालिक ने 1 रुपया नहीं दिया, ओके। एसी कितने का था जी? 2 लाख रुपए का। टैक्स कितना बनता है? 36,000 रुपया। पकड़ाओ, वो लेके जाएंगे आपसे। क्यों? बिकॉज ये क्या बनती है? सप्लाई ही बनती है। डन। ये सिर्फ किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर। एक है खान ब्रदर इंस्टॉलमेंट सेंटर, वो भी एसी बेच रहा है। अब जो इंस्टॉलमेंट सेंटर वाला एसी बेच रहा है, ये एसी खरीद के लेके आया होगा। ये क्या करके लेके आया होगा? एसी खरीद के। ये जब एसी खरीद के लेके आया है और ये खुद घर में इस्तेमाल कर लेगा, ये सप्लाई कंसिडर नहीं होनी। क्यों? जब वो खरीद के लेके आया था, टैक्स पे किया था, जब इसने खुद इस्तेमाल कर लिया, तो एज एंड कंज्यूमर है, एज अ कस्टमर है, तो इसकी सप्लाई ट्रीट नहीं होगी। लेकिन किसके लिए होगी? ये मैन्युफैक्चरर। तो पेपर में आपके पास 30 अटेम्प्ट के सवाल आएंगे। जब बुक आएगी आप देखेंगे कि 27 अटेम्प्टों में उसने लिखा हुआ है कि फलाना मैन्युफैक्चरर है। वो ऊपर बताता है कि सवाल किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर। आपके पास इसमें पास पेपर पड़ा हुआ है, आप इसका पास पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएं, ऊपर देखें उसने क्या बताया हुआ है, किसके बारे में आप कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या नाम लिखा है? ऊंची पढ़ना, आगे थोड़ा पढ़ो। क्या? बिजनेस ऑफ। उसने बता दिया है ये कौन है? मैन्युफैक्चरर। जब ऊपर बता देगा ना मैन्युफैक्चरर, नीचे उसने एक आधी ऐसी एडजस्टमेंट दी होनी है, कितने का सामान घर उठा के ले गया। जो सामान घर उठा के लेके गया है, कंपनी को 1 रुपया नहीं आया, लेकिन टैक्स चार्ज होगा। क्यों? बिकॉज वो क्या होती है? सप्लाई। उसके बाद अगला पॉइंट है कि आप बिजनेस यूज के लिए गुड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले पहले में दफ्तर है, एडमिन स्टाफ बैठा हुआ है, पूरी उनकी वर्कशॉप है, वहां भी तो एसी चल रहे होंगे। अब ऐसा थोड़ी होगा कि पहले फैक्ट्री में एसी लगे डॉलर्स के, ऐसे हो सकता है? कहेंगे, मारेंगे पकड़ के आगे कि भाई कि हमें अपने प्रोडक्ट्स पे यकीन नहीं है। तो जाहिर बात है पेल फैक्ट्री में जितने एसी लगे होंगे, किसके लगे होंगे? पेल के लगे होंगे। अब उनका एक अकाउंट ऑफिस है, उसका एसी खराब हो गया है,
तो क्या करेंगे, उठाएंगे इन्वेंट्री से, बिजनेस में इस्तेमाल कर लेंगे। 1 रुपया भी मिला नहीं, फ्री में इस्तेमाल करेंगे। बट ये भी क्या होगी, सप्लाई कंसिडर होगी, वो क्या करेंगे, इसके ऊपर सेल्स टैक्स पे करेंगे। फिर पहल का मालिक है, घर जा रहा था, नमाज का टाइम हुआ, रास्ते में उसने अपनी रोकी मर्सिडीज, एक छोटी सी मस्जिद में नमाज पढ़ ली। अब उसको लगी गर्मी की, यार मस्जिद में एसी नहीं है, उसने कॉल की जी ला के इस मस्जिद में 2 एसी लगा दो फ्री में। नॉन बिजनेस यूज है, चैरिटी की है ना, की किसने है, मैन्युफैक्चरर ने। चैरिटी की है, कहेंगे टैक्स लो इनसे, क्या ले करेंगे, टैक्स आपसे ले रहे होंगे, बिकॉज आप कौन है, मैन्युफैक्चर। लेकिन अगर यही चैरिटी खान ब्रदर इंस्टॉलमेंट वाले ने की हो, उससे टैक्स नहीं लेंगे, बिकॉज वो एसी खरीद के लाया था। जब वो खरीद के लाया था, वो टैक्स पे करके आ गया था, ये तो बना रहे हैं। इसलिए अगर ये ड्राइंग्स कर लें, ये बिजनेस यूज के लिए इस्तेमाल कर लें, ये नॉन बिजनेस यूज के लिए इस्तेमाल कर लें, इनकी क्या होगी, सप्लाई कंसीडर होगी। ये पॉइंट किसके लिए, सोलली मैन्युफैक्चर के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, सुजुकी। आपको पता होगा सुजुकी वो बनाता है वैगन आर, जी वैगन आर बनाता है। जी वैगन लेनी है, जो हमारे हालात है 7 आर लगा लेंगे जी, हमारे पास जी वैगन आर तो है। अब ये डिब्बे भी बनाता है बुलान, अब वो बुलान के डिब्बे खुद भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सुजुकी फैक्ट्री में पिक एंड ड्रॉप के लिए टोयोटा हाईएस्ट लग रही हो, कहेंगे भाई हमें अपने प्रोडक्ट्स पे यकीन नहीं है। तो सुजुकी वाले जो हैं वो एक पिकअप बनाते हैं, तो उन्होंने जो अपना सामान मार्केट से लेके आना है, लेके जाना है, इन्वेंट्री वगैरह लेके आनी है, अपनी पिकअप इस्तेमाल करेंगे ना। तो अगर उनको खुद के लिए पिकअप चाहिए तो क्या करेंगे, खुद बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। ये भी क्या है, सप्लाई है, बिजनेस यूज। डब्बा बनाए, जाके ईदी वालों को फ्री में दिया, जा लगाओ अपनी एम्बुलेंस से चलाओ, चैरिटी की है, क्या होगी, ये भी सप्लाई। क्यों, वो मैन्युफैक्चरर है। मैं अगर डब्बा खरीदता हूँ सुजुकी से और मैं जाके देख के आऊँगा, भाई मैंने खरीद के दी है, मेरी सप्लाई नहीं है। कि अगर सुजुकी वाले डायरेक्ट देंगे तो उनके लिए क्या होगी, सप्लाई कंसीडर होगी। इज दैट क्लियर। तो ये पॉइंट सिर्फ किसके लिए है, मैन्युफैक्चर। अगर पेपर में जैसे यही सवाल है, सवाल प्रॉपर गिवन हो और ऊपर नहीं मेंशन कि वो मैन्युफैक्चरर है, नीचे उसने ड्राइंग्स कर ली हैं, इग्नोर हो जाएंगी। अगर लिखा हो रिटेलर है, उसने ड्राइंग्स कर ली हैं, उसने चैरिटी कर दी है, इग्नोर हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ड्राइंग करे, बिजनेस यूज में गुड्स यूज करे, नॉन बिजनेस यूज में गुड्स यूज करे, वो क्या होगी, सप्लाई कंसीडर होगी। रेस्टोरेंट वाला है, फॉर एग्जांपल KFC है, KFC कौन है, रेस्टोरेंट। हकीकतन आप खाना बना के बेच रहे हैं, तो कौन होगा, ये मैन्युफैक्चर। अगर वो कहते हैं शब जुम्मा आ गई है, फ्री में हम क्या खिलाएंगे, बर्गर्स खिलाएंगे, दबा दो, लगा लेते हैं, गरीब आ रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। बेशक उन्होंने फ्री में दी है, उनकी चैरिटी है। आ जाएगा डिपार्टमेंट, हाँ भाई कितने बर्गर बेचे हैं, भाई बेचे नहीं, हमने 100 गरीबों को फ्री में खिलाए हैं, हम भी गरीब लाइन में लग जाएंगे। बर्गर फ्री का हो तो लगना पड़ता है लाइन में। बेशक फ्री में बर्गर से है, कौन से, मैन्युफैक्चरर से। ये क्या करेंगे, भाई आपकी सप्लाई है, टैक्स लो। मैं जाता हूँ KFC, मैं उनसे खरीदता हूँ, मैं किसी खरीदे किसी गरीब को दे देता हूँ, मेरी सप्लाई कंसीडर ये नहीं होगी। क्लियर है। तो ये पॉइंट सिर्फ किसके लिए है, मैन्युफैक्चरर। ये पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं है, ये पॉइंट होलसेलर के लिए नहीं है, ये पॉइंट रिटेलर के लिए नहीं है। इनमें से एक आधी एडजस्टमेंट हर न्यूमेरिकल में मिलती है आपको, नहीं। शेयर होल्डर तो अलग है, इसका ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ बात सिर्फ सेल परचेज की हो रही है, मालूम की बात नहीं हो रही। कंपनी है, कंपनी का एक शेयर होल्डर है, उसको आपने फॉर एग्जाम्पल पहले का एक और शेयर होल्डर है, उसको फ्री में फ्रिज दे दी है, मान लो तो फ्रिज गई है, डेट इज अ ड्राइंग, टैक्स लिया जाएगा, टैक्स कंपनी पे करेगी। ठीक है। तो ये पॉइंट किसके लिए, पेपर में इसमें से एक आधी एडजस्टमेंट कन्फर्म आती है, न्यूमेरिकली या थ्योरेटिकली उसने पॉइंट पूछना है। तो याद रहेगा कि प्राइवेट यूज़ का मतलब क्या है, ड्राइंग्स, बिजनेस यूज़, और जो नॉन बिजनेस यूज़ का मतलब क्या है, चैरिटी कर दिया, डोनेशन कर दी, एम्प्लॉयज़ को दे दिया, ये सारा क्या होता है, नॉन बिजनेस यूज़। अगर मैन्युफैक्चर करेगा तो ये क्या कंसिडर होगी, सप्लाई ही कंसिडर होगी। तो अब हमको अभी तक लग गया पता कि सिर्फ बेचना सप्लाई नहीं है, राइट ट्रांसफ़र करेंगे ये भी सप्लाई है,
किस्तों पे सामान देंगे, ये भी सप्लाई है। ड्राइंग्स करेगा मैन्युफैक्चर, ये भी सप्लाई है। मैन्युफैक्चर अगर चैरिटी करेगा, ये भी सप्लाई होगी। डन। अगला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर लीजिएगा, ये आज तक पेपर में नहीं आया। ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट ओन्ड बाय अ पर्सन, हाईलाइट कर ले, ये आज तक पेपर में नहीं आया। ये जो आप पेपर जो हाईलाइट कर रहे हैं, इसके ऊपर ज़रा एग्जामिनर जो है ना, इस अटेम्प्ट में ज़रा काफ़ी लीथल मूड में था। उसने वो चीज़ें पूछी हैं जो पास्ट पेपर में उसने कभी नहीं पूछी। तो एग्जामिनर आपका कौन हो गया? वैशी खोखर हो गया, पड़ गया पीछे, कि उसने अब आपसे वो चीज़ें पूछनी हैं जो पास्ट पेपर में नहीं है। इसलिए इसको हाईलाइट कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है कि आपने लोन लिया था। अब जाहिर बात है, आप जाके किसी से लोन लेंगे तो उसको बदले में कोई सिक्योरिटी लेंगे, कोई गारंटी देंगे ना। अब नॉर्मली जब जाके आप लोन वगैरह लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो बैंक्स वगैरह आपको कर्जा दे देते हैं। आप बदले में कहते हैं भाई ये 10 लाख का लोन दे दो, हम ये एसी बना के बेच रही है, ये 10 एसी में आपके पास एज आ सिक्योरिटी रखवा रहा हूँ। इसको कहते हैं प्लेज करवाना, PLEDGE। कि आपने क्या किया है? अपना सामान, अपनी इन्वेंट्री गिरवी रखवा दी है। क्या करवा दी है? गिरवी रखवा दी है। डन। बैंक के पास आपने ये सामान क्यों रखवाया होता है? कि अगर आप कल को पे ना कर सके, बैंक क्या करेगा? वो सामान बेचेगा, अपने पैसे क्या कर लेगा? रिकवर कर लेगा। ऐसे ही है, इसी होता है ना। यही बात हो रही है कि आपने अपनी गुड्स क्या की हुई थी? गिरवी रखवाई हुई थी, और आप पैसे पे नहीं कर सके, तो बैंक क्या करेगा? उसको तो रिकवरी करनी है, वो सामान बेचेगा और अपने पैसे क्या कर लेगा? रिकवर कर लेगा। लेकिन सामान किसका था? किसका सामान था? बैंक का था, आपका था। सामान बेचा भी बैंक ने, पैसे मिले भी बैंक को, रिकवरी भी बैंक की हुई, सप्लाई आपकी है। एफपी वाले आएंगे, हाँ भाई आएंगे आपके पास, जी आपने कितनी गुड्स बनाई हैं? जी हमने इस महीने में 150 एसी बनाया है। 50 एसी कहाँ पे हैं? जी वो बैंक के पास गिरवी रखवाए हुए हैं, हमने बैंक से लोन लिया 5 करोड़ का। ओके, चले गए लेके, आपने कहा ठीक है। अब उनको ही पता है कि आपने ये 50 एसी क्या रखवाए हुए हैं? गिरवी रखवाए हुए हैं, बेचे ही नहीं है, बिके ही नहीं है, तो वो उन 50 एसी का टैक्स तो आपसे नहीं ले सकते, बिकॉज आप मैन्युफैक्चरर हैं। अब 3 महीने बाद पहुंचे, यार वो 50 एसी बैंक के पास से क्या हिसाब हुआ? जी वो बैंक ने बेच दी है। क्यों? हमने उनके पैसे मार लिए थे, उन्होंने हमारे एसी बेच दिए हैं। कहेंगे मुबारक हो, एसी किसके थे? जी हमारे थे। किसने बेचे हैं? बैंक ने बेचे हैं। क्यों बेचे हैं? उनसे पैसे लिए थे। ओके सर, कितने एसी? 50, लगाओ रेट, टैक्स दो। आपसे लेके जाएंगे, बिकॉज गुड्स किसकी थी? आपकी थी। तो अगर आपकी गुड्स ऑक्शन हो रही हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्शन? नीलाम, नीलामी करवाई जा रही है। वो देखते हो इंडियन मूवी, बाबूजी का घर नीलाम हो गया है। उस वक्त बचपन में 2001-2 में 2500 करोड़ की बिल्डिंग में, पागल है, एग्जैजरेट। ऋषभ बजाज के बच्चे, 2500 करोड़ का घर बाबूजी का। बाबूजी को किडनी फेल हुई है और बाबूजी गाने गा रहे हैं, जी मेरा सब कुछ लुट गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जो नीलामी आप इंडियन मूवीज में देख के आ रहे होते हैं, इस तरह आपकी गुड्स भी ऑक्शन होती हैं, नीलाम होती हैं। अब उन गुड्स का मालिक कौन है? आप है ना। बेशक किसी और ने बेचा, बेशक पैसा उसको मिला, क्या होगा? आपकी सप्लाई कंसीडर होगी। और क्या बताते हैं? आपने टैक्स वालों के पैसे देने थे, वो आपको नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं, आप बंदे नहीं बन रहे। आप कहते हैं नोटिस मिल गया, कख ना हिलिया, लगे हुए आज जो होगा देखी जाएगी। आप लोग नहीं कहते जब अटेम्प्ट शुरू होती है कोई नहीं पढ़ना, क्यों? जो होगा देखी जाएगी। फिर जो आखिरी महीने में होता है ना आपके साथ, वो देखा नहीं जाता किसी से भी। ये भी ऐसे करते हैं। अब टैक्स वाले आपको नोटिस भेज रहे हैं, भाईजान ये टैक्स है, पे कर दो, टैक्स है, पे कर दो। अब कहते हैं चल देखी जाएगी, मैं बदमाश हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। कहते हैं ठीक है बेटा। एक दिन आते हैं, छापा मारते हैं, आपका सामान उठा के ले जाते हैं। करते हैं, बाकायदा करते हैं, टीम रेड्स करती हैं, वेयर हाउसेस के ऊपर टैक्स की टीम रेड करती हैं। छापा मारा रात को, सामान कब्जे में लिया, आप जी अब करेंगे फ़ोन, और भाई कैसा है, तब ये ठीक है सर, सर सर नहीं, अब तुझे हम बताते हैं हम है कौन। कितने का सामान है? जी इतने का सामान है, बेचो। वो आपका सामान बेचेंगे, कहेंगे हमने इतना टैक्स आपसे रिकवर करना था। वो सामान बेच के टैक्स भी रिकवर करेंगे अपना, और कहेंगे क्योंकि सामान किसका था?
किसने बेचा? हमने। पैसे किसने रिकवर किए? हमने। वो तो पिछले रिकवर किए ना। अब जो सामान बेचा है ये किसका है? तुम्हारा है। इसका टैक्स भी निकाल लो। तो ये भी क्या होगा? आपकी ही सप्लाई कंसीडर होगी। ये वाला पॉइंट पेपर में आज तक नहीं आया, पेपर में आ जाएगा। ये पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। समझ आई? तो अगर डिस्पोजल ऑफ गुड्स हो या ऑक्शन ऑफ गुड्स हो, ये किसकी सप्लाई कंसीडर होगी? जिसकी गुड्स है, ये उर्दू में लिख लो, जिसकी गुड्स हैं उसकी सप्लाई ही कंसीडर होगी। जिसकी गुड्स हैं वही सप्लाई जो है कंसीडर होगी। जिसकी गुड्स हैं उसी की सप्लाई कंसीडर होगी। क्लियर? टैक्स तो है ही नहीं भाई, वो शरीफ है ना, वो कहते हैं भाई तुमने जिससे कर्जा लिया है पे करो। आप पे नहीं करते, वो सामान बेच देता है। अब देखे, मैंने पहले कहा था कि यहाँ तो डायरेक्ट टैक्स पे कर दो, वो तुमने पे करना नहीं है, फिर ये आपकी हड्डियों टैक्स निकालते हैं। कोई मसला नहीं, इंसॉल्वेंट हो गया, सामान पकड़ लिया, बेशक टैक्स ले लेंगे। उनको मसला नहीं है, आप जिंदा हो आप मुर्दा हो, उनको क्या चाहिए वो लेके रहेंगे। अब अगला पॉइंट जो है ना, ये भी अभी तक पेपर में टेस्टेड नहीं है, इसको ज़रा समझिएगा। ये भी पेपर में टेस्टेड नहीं है। तो जो चीज़ पेपर में टेस्टेड नहीं है वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ सेल्स टैक्स में। जब आप इसको रिवाइज करने बैठेंगे ना, तो आपने इन पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? बिकॉज इनका आपको पास्ट पेपर में कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलने वाली। देखिए, हम जो पॉइंट नंबर 1 पढ़ के आए हैं, ड्राइंग्स, बिजनेस यूज, प्राइवेट यूज, भरे हुए हैं पास्ट पेपर, सवाल कर लेंगे, गिफ्ट वाले सवाल कर लेंगे, हायर परचेज वाले सवाल कर लेंगे, पेपर में गिवन है। ये पेपर में नहीं अभी तक आए, जो नहीं आए, इसलिए जब आप रिवाइज करेंगे इनके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जो नहीं, वो है ना शेर, वो जो आने वाला उससे हमें क्या मतलब, क्या था परवीन शाकर का, वो जो ना आने वाला है उससे हमें किस ना कोई चीज़ है थी वो। तो भाई जो पेपर क्या, हाँ आने वाले जो आते रहेंगे, तो पेपर भी आता है उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। जो नहीं आता ना, हमें उससे कंसर्न है कि वो पेपर में आ सकता है। तो अगला पॉइंट सेम वही है, दैट इज पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर अ पर्सन सीजेस टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। दोबारा पढ़ते हैं, कहता है पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजेशन? कब्जे में होना। क्या? मलकियत। मलकियत कहते हैं ओनरशिप को, पोजेशन कहते हैं कब्जे में। क्या है? पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स, कि आपके पास टैक्सेबल गुड्स मौजूद हैं। हेल्ड इमीडिएटली बिफोर अ पर्सन सीजेस टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब ये मतलब क्या है इसका? फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अगस्त 2024 को। हमने कल पढ़ा था, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, सेल्स टैक्स में गए, रजिस्टर्ड हुए, आपको STR नंबर इशू हो गया, आप रजिस्टर्ड हो गए। आप कारोबार कर रहे हैं, आपने कहा बड़ा मज़ा आ रहा है कारोबार करने का, पैसे ही पैसे हो रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स हो गए, आपने कहा बंद करो, मैंने नहीं करना कारोबार। क्यों? टिकट लग गई दुबई की, जा रहे हैं। अब जाहिर बात है, जब आप छोड़ के जा रहे हैं या कारोबार बंद करेंगे तो बताना पड़ेगा, वरना क्या रहेगा, आपका नंबर इशू रहेगा, आपको नोटिस जो है वो क्या होंगे, आते रहेंगे। तो जब आप अपना कारोबार ख़त्म कर रहे होते हैं, आप क्या करते हैं, इनको बताते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहा जी 30 जून 2025 को मैंने क्या कर दिया कि मैंने कारोबार बंद कर दिया। क्या कर दिया? 30 जून 2025 को कारोबार बंद कर दिया, आखिरी गुड्स जो हैं प्रोड्यूस कर दी, और आपने इस तारीख को जाके इसी FBR को जहां रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, आपने वहां किसके लिए अप्लाई कर दिया? डी रजिस्ट्रेशन के लिए, कि सर बड़ा मजा आया काम करके, अब टिकट लग गई है, मैं जा रहा हूं, मैंने यहाँ पे काम फर्दर नहीं करना। तो ये जो मुझे आपने रजिस्टर्ड किया था, आप काइंडली मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दें, और ये जो मेरा STRN नंबर है ये रिमूव कर दें, ताकि कोई मेरे नाम के ऊपर इनवॉइस वगैरह जनरेट ना करे। तो जिस FBR से आप रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जब कारोबार बंद कर रहे होते हैं, उन्हें ही क्या करते हैं?
डी रजिस्ट्रेशन का कहते हैं। डन हो गया। जब आप FBR को अप्लाई करेंगे ना डी रजिस्ट्रेशन के लिए, कहेगा ठीक है ओके, कट्टी होगी हमारी, तुम जा रहे हो जाओ, कहेंगे 1 मिनट तुझे बताते हैं, जा रहे हैं, कहेंगे ओके डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। आप जी उनको लाके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे, जो सबूत होगा वाकई ही आप डी रजिस्टर्ड हो गए हैं, मतलब कारोबार बंद कर दिया, आपने बिल्डिंग बेच दिया, मशीनें बेच, सबूत देंगे, कहेंगे हमें ये नहीं चाहिए, हमें बताओ जिस दिन तुम हमें अप्लाई कर रहे हो डी रजिस्ट्रेशन के लिए, इस दिन का स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। बंदा भेजेंगे, आएगा, फिजिकली स्टॉक वेरीफाई करेगा, ठीक है, स्टॉक वेरीफाई करेगा जी कितना सामान पड़ा हुआ है, 1 मिलियन का, कहेंगे ओके ये आपका सामान है जी, सामान है, यही मालियत है जी, यही मालियत है, रेट लगाओ, कहेगा जी 1,80,000 है, ये हमें टैक्स जमा कर दो। जैसे टैक्स जमा करोगे आप क्या कर देंगे, हम डी रजिस्टर्ड कर देंगे। जैसे ही आप टैक्स जमा करवाएंगे क्या कर देंगे, डी रजिस्टर्ड कर देंगे। इस केस में अगर आप देखें तो एक चीज बिकी भी है, आपके पास तो कोई चीज दाएं से बाएं नहीं हुई, आपके वेयर हाउस में सामान पड़ा हुआ है, आपके पास मौजूद है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको सप्लाई माना है। क्या माना है, सप्लाई माना है। तो सप्लाई है, क्या होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये है जी पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर अ पर्सन सीजेस टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। एग्जाम्पल है जैसे मिस्टर कामरान रजिस्टर्ड इन जनवरी 2023 एंड लेटर ही गॉट डी रजिस्टर्ड ऑन 1 सितंबर 2023। ही हैज 1000 यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 अगस्त। उसके पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, 1000 यूनिट्स की। ये 1000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, बिके नहीं है, मेड भी ना बिके, माइट भी ज़ाया हो जाए, लेकिन जब उसने डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, अब कहेंगे भाई ये 1000 यूनिट्स हैं, हमारे पर्सपेक्टिव पे ये तुम्हारी सप्लाई है, ये इसकी वैल्यू है, ये रेट है, टैक्स पे करो। जैसे ही पे किया जाएगा वो क्या कर देंगे, आपको डी रजिस्टर्ड कर देंगे। तो अब आप ज़रा इस डेफिनेशन पे दोबारा आएँ। जो पहले वाला पॉइंट था उस पर चीज़ बिक रही थी, समझ आई, यह बिक रही है, पैसा आ रहा है, सप्लाई है। उसके बाद हर वो चीज़, पैसा कोई नहीं आ रहा जी, आपने गुड्स के बेचने के राइट ट्रांसफ़र कर दी हैं, सप्लाई मान ली। आप सामान उठा के घर ले गए हैं, ड्राइंग्स की हैं, सप्लाई है। उठा के चैरिटी कर दी है, सप्लाई है। उठा के आपने बिजनेस में इस्तेमाल कर लिया है, सप्लाई है। सप्लाई है तो अभी ट्री बनाया हुआ था, अगर वो चीज़ सप्लाई है तो क्या लगना है, आपका टैक्स लगना है। ऐसा ही है। हाँ कहा ठीक है, चलो गुड्स दाएं बाएं तो मूव हुई है, चलो फैक्ट्री से उठा के गुड्स घर चली गई हैं, फैक्ट्री से उठा के गुड्स किसी चैरिटी में चली गई हैं, ओके चलो सब्र करो। गुड्स किसकी हैं, तुम्हारी। बेची किसने है, जिससे तुमने उधार लिया था। सप्लाई किसकी है, तुम्हारी है। पैसा मुझे घर पे आ नहीं आया, फिर भी सप्लाई क्या होगी, मेरी। तीसरे पे जुल्म कर गया कि भाई गुड्स बिकी नहीं है, गुड्स मेरे हाथ में मौजूद है, मैंने क्या कहा है, ये सप्लाई है, टैक्स पे कर दो। तो ये सारा कुछ क्या है, सप्लाई है। ऑक्शन वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसकी कोई एक एडजस्टमेंट नहीं है। यू हैव नो आइडिया कि पास पेपर में ये पॉइंट किस तरह से टेस्ट हुए। आपको एग्जांपल्स बता दी हैं, समझा दी हैं, इनको आपने ज़रा हाथ अच्छा फोकस करना है कि ये पेपर में आ सकती है। पेपर में ये अंग्रेज़ी नहीं आनी, पेपर में आपने ये नहीं लिखना जी ऑक्शन ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स इज अ सप्लाई, ना। पेपर में उसने गिवन करना है सिनेरियो कि जी मिस्टर ABC है, उसने जाके लोन लिया हुआ था मिस्टर XYZ से 3 लाख रुपए का, बदले में उसने आपको 10 इन्वेंट्री यूनिट्स रखवाए हुए थे। XYZ ने वो यूनिट्स बेच के अपना लोन रिकवर कर लिया। बेचा XYZ ने है, सप्लाई किसकी है, आपकी है, टैक्स कौन देगा, आप देंगे। ये पेपर में आना है, ये लाइन पढ़ के फैसला आपने करना है कि ये सप्लाई है या नहीं है। डन। उसके बाद अगला पॉइंट है, ये पेपर में आया हुआ है तो इसकी हमें टेस्टिंग मिल जाएगी। ये है मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू एन अदर पर्सन या ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू द ओनर और बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। ब्रैकेट में लिख लें टॉल मैन्युफैक्चरर, TOLL, टॉल मैन्युफैक्चरर। ये किसकी बात हो रही है, टॉल मैन्युफैक्चरिंग की। ये भी सप्लाई है। फॉर एग्जांपल आपके ख्याल से
ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स के ड्रेसेस मिल रहे होते हैं आपको, ख़ासतौर पर ये फीमेल्स के होते हैं, ये लॉन वगैरह, क्या वो ब्रांड्स खुद बनाती हैं? आपके ख्याल में खुद बनाती हैं? नहीं, कभी भी नहीं बनाते। ये जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं ये कभी भी अपनी खुद नहीं बनाते। ये क्या करते हैं, जाते हैं मैक्सिमम अपना ये वाइट कपड़ा लेके आते हैं, कफन कह रहा हूँ, कफन ही होता है। तो ये क्या करते हैं, वाइट कपड़ा डिसाइड करते हैं कि बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, डन। और इनके पास होते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स जो क्या करते हैं, इनका पैटर्न वगैरह जो है वो बना देते हैं। कपड़ा लिया, दैट इज़ इनका रॉ मटेरियल है, डिज़ाइन पकड़ा, वो भी इनका है, जाके राब्ता करते हैं टेक्सटाइल प्रिंटिंग कंपनी से, वो दूसरी कंपनीज होती हैं, उनसे राब्ता करते हैं, कहते हैं ये हमारा कपड़ा है, ये डिज़ाइन है, प्रिंट कर दो। वो क्या करती हैं, वो इन्हें प्रिंट करके इनका लेबल लगा के इनको दे देती हैं, ये फिर उसको कट शट करके ब्रांड में वो चीज़ जो 1000 की होती है 19 से करके बेच रहे होते हैं, ये सफ़ायर वगैरह से सारा करते हैं। अब यहाँ पे बेच कौन रहा है, वो ब्रांड, लेकिन उसको वो चीज़ किसने बना के दी है, वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग वाली कंपनी, प्रिंटिंग वाली कंपनी ने। अब वो जो जिसने प्रिंट किया है वो भी सप्लाई कर रहा है, क्यों? उसका कोई रॉ मटेरियल नहीं था, उसका कोई डिज़ाइन नहीं था, उसको रॉ मटेरियल भी मैंने दिया, उसको डिज़ाइन भी मैंने दिया। उसने कहा ठीक है सर कर देते हैं, इतने रुपये लेंगे। वो जो मुझे मेरे कहने पे मेरा काम करके दे रहा है, वो जो काम करके देगा वो उसके लिए क्या कंसीडर होगी, सप्लाई कंसीडर होगी। अगर कह रहे जी मैं आपसे 10 रुपये लूँगा पर मीटर डिज़ाइन करने के, तो वो 10 रुपये क्या है उसकी सप्लाई है, उसका उसे मैं क्या कर रहा हूँगा, टैक्स पे कर रहा हूँगा। जैसे ये आपकी जो बुक्स वगैरह होती हैं, ये कैसे आती हैं, किताब लिखी मैंने, दैट्स इट, कहानी ख़त्म होगी मेरी। जाके राब्ता करूँगा एक बंदे से, उसको कागज़ दूंगा, पब्लिशर वाले से राब्ता करूँगा, उसको कागज़ दूंगा, किताब दूंगा, वो किताब छाप के मुझे दे देगा और मुझसे किताब छापने के पैसे चार्ज करेगा। वो जो उसने किताब छाप के दी है वो क्या कंसीडर होगी, सप्लाई कंसीडर होगी। और ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, टॉल मैन्युफैक्चरर, कि इनका कोई रॉ मटेरियल नहीं है। अब जो किताब छाप के दे रहा है उसका कुछ भी नहीं है, किताब लिखी मैंने है, किताब के राइट्स किसके पास है, मेरे पास है, पेपर उसको मैंने ला के दिया, मटेरियल मैंने दिया, किताब मैंने, उसने क्या काम किया, सिर्फ किताब को प्रिंट किया है, बाइंड किया है, दे दिया है, काम तो करके दिया है ना। ये जो काम करके देना है ये भी क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग। इसे हम क्या कहते हैं, टॉल मैन्युफैक्चरिंग। और वो जो इस काम करने के पैसे चार्ज करेगा जी 800 रुपया पर किताब या 200 रुपया पर किताब, वो उसके लिए क्या कंसीडर होगी, सप्लाई कंसीडर होगी। इज दैट क्लियर? तो ये भी इसमें क्या होते हैं आ रहे हो। जैसे एग्जांपल है, कंपनी ए बाइज वाइट क्लॉथ, लेटर दे कॉन्टेक्टेड कंपनी बी फॉर प्रिंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी ए। अब जो कंपनी बी उसका कपड़ा प्रिंट करके देगी, ये क्या कंसीडर होगी, सप्लाई। आप किताब पकड़ते हैं यूएसबी में, आप जाके मार्केट से रिम लेके आते हैं, आप आते हैं फोटोकॉपियर के पास, ये पकड़े यूएसबी, ये पकड़े रिम मेरा, मुझे किताब प्रिंट कर दें। आप उससे पूछते हैं, वो कहते हैं मैं लूँगा इस किताब का 1600 रुपया। आप जाके रिम चोरी करके ले आते हैं, पैसे बच गए। किताब डाउनलोड की, उसको दिया, उसने कहा ठीक है मैं प्रिंट निकाल लूँगा, मैं लूँगा 100 रुपया। अब उसने वो जो आपकी यूएसबी पकड़ी, आपका रिम पकड़ा, आपको उसने किताब प्रिंट करके दे दी, वो कौन है, ये टॉल मैन्युफैक्चरिंग है। वो जो पैसे चार्ज करेगा वो उसके लिए क्या होगी, सप्लाई कंसीडर होगी। ये वाला पॉइंट पेपर में क्या मिलेगा आपको, टेस्टेड मिलेगा। इज दैट क्लियर? ये ज़रा पॉइंट पढ़ लें, फिर हम आगे थोड़ी सी बात करते हैं। ये हमने सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं, ये वहाँ पे भी लिखे हैं कि इनका मतलब क्या था और क्या मतलब नहीं था, इनको ज़रा डिस्कस करते हैं। ज़रा इन 3 पॉइंट्स को रीड कर लें, चारों पॉइंट्स को, फिर हम आगे चलते हैं। शाबाश, जल्दी से। इसमें कोई पॉइंट, कोई वर्ड कंफ्यूजिंग है, लेट मी नो, यहाँ पे क्लियर करके आगे जाएं, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आपने समझना है। बिकॉज अगर आपको समझ आ गई है कि यार ये चीज़ें सप्लाई हैं, अब कहानी आगे आसान है आपकी। तो इसका मतलब ये जो होते हैं कैटल फार्म्स वाले, ये जो बकरियां वगैरह बेच रहे होते हैं, ये खुद अगर ज़िबा करेंगे बकरी, इनके लिए क्या होगी, सप्लाई, बिकॉज क्या है, ड्राइंग्स हैं। तो ये चीज़ें याद रखें, पेपर में ऐसी चीज़ें आपको आनी है।
जैसे रीड करें, फिर हम आगे चलते हैं। शाबाश, इसमें कोई पॉइंट पूछने वाला है तो पूछें, फिर हम आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। किस्तें, इंस्टॉलमेंट्स। हाँ भाई, मसला क्लियर है ये? अब मतलब टैक्स, इसका मतलब होता है ऑल गुड्स अदर देन एग्जाम्ड गुड्स का ये टैक्सेबल गुड्स। तो दो तरीके हैं, या सिंपल लिख दे टैक्सेबल गुड्स, ऐसा लिखेगा, हमेशा क्या बात करेगा वो उल्टी, कि एग्जाम्ड गुड्स के अलावा जितनी भी गुड्स है ना उसकी बात हो रही है। तो पेपर में आपको बताएगा कि ये टैक्सेबल गुड्स हैं या एग्जाम्ड गुड है। जब एक गुड्स है ही एग्जाम्ड, आपको पता है इस पर टैक्स चार्ज नहीं होना। अब जब टैक्स ही चार्ज नहीं होना, फिर बहस ही ख़त्म हो गई है कि सप्लाई है या नहीं। ये सारी बहस किसके लिए हो रही है? टैक्सेबल गुड्स के लिए हो रही है, एग्जाम्ड गुड्स के लिए बहस नहीं है। पढ़ने लगे आगे, पूरा टॉपिक है कि किस टाइम पे सप्लाई रिकॉर्ड करनी है। बिकॉज अगर किस्तों वाली बात करें तो आप खुद है, एक दिन पे आप एडवांस पे करते हैं, उसके कुछ दिनों के बाद पहले आपका एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के ऊपर आप एक दिन या अगले दिन एडवांस पे करते हैं, फिर एडवांस के बाद गुड्स मिलती हैं, फिर आप किस्तें पे करते हैं, फिर जब किस्तें ख़त्म हो जाती हैं फिर वो चीज़ आपके नाम होती है। तो एक पूरी लाइफ है। तो किस डेट पे होनी चाहिए, प्रॉपर क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है टाइम ऑफ सप्लाई, किस डेट के ऊपर सप्लाई रिकॉर्ड करनी है। अभी हम सप्लाई पढ़ते हैं, फिर देखेंगे वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर किस टाइम पे रिकॉर्ड होने चाहिए। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हमारे आ रहे हैं। तो अभी जो सारी बातें की हैं जिसमें हमें समझ लग गई कि सेल करना सप्लाई है, लेकिन उसके अलावा चीज़ें भी सप्लाई हैं। आप गुड्स को ट्रांसफ़र करने के राइट कर देते हैं, वो भी सप्लाई है। जैसे गिफ्ट करना सप्लाई है। अब वो सप्लाई गिफ्ट करना टैक्सेबल है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। अब इसका भी हमने जवाब देखा है कि अगर बाप ने बेटे को गिफ्ट किया, ये टैक्सेबल नहीं है, ये टैक्सेबल नहीं। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट किया तो ये टैक्सेबल है। तो गिफ्ट किसके लिए टैक्सेबल है? मैन्युफैक्चरर के लिए। पेपर में ये पॉइंट आपको आएगा। बाप ने बेटे को गिफ्ट कर दिया,
कोई टैक्सेबल नहीं। आप एक हैरी खान ब्रदर इंस्टॉलमेंट, उसने अपने एम्प्लॉय को कोई फ्रिज गिफ्ट कर दी, उसके एम्प्लॉय की बेटी की शादी थी, उसने फ्रिज फ्री में दे दी। किसने दी है? इंस्टॉलमेंट वाले ने। वो तो खरीद के लेके आया था, वो टैक्स पे करके आया था। अब वो गिफ्ट करा वट एवर, ये सप्लाई नहीं है। लेकिन एक पेल का मुलाजिम है, उसने रिक्वेस्ट की थी मेरी बेटी की शादी है, पेल के मालिक ने उसको फ्रिज जैसी गिफ्ट में दे दिया। है तो गिफ्ट, लेकिन ये क्या है? सप्लाई। तो वो पॉइंट इसलिए बताया है कि वो मैन्युफैक्चरर के लिए, उसमें जो है ना नॉन बिजनेस यूज, वो सिर्फ चैरिटी नहीं आता, वो गिफ्ट भी आ रहा होता है। एम्प्लॉयज़ को देना भी जो है वो नॉन बिजनेस यूज में आ रहा होता है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद एक आता है पॉइंट लीज का। देखिए हायर परचेज किस्तों में और लीज में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ये आप जाके रिपोर्टिंग वगैरह में पढ़ेंगे, बिकॉज टैक्स में इतना लीज है नहीं, बट थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं कि लीज में बेसिकली क्या होता है और किस्तों में फ़र्क क्या होता है। लीज की बात करें तो लीज आपको यही पता होगा कि जी किस्तों के ऊपर चीज़ लेना, लेकिन किस्तों पे चीज़ लेना और लीज में स्लाइट डिफरेंस आता है। हमारे पास दो तरह की लीज होती है, एक होती है फाइनेंशियल लीज और एक दूसरी हमारी होती है ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंशियल लीज की हम यहाँ बात करेंगे बिकॉज ऑपरेटिंग लीज है वो किस्तें ही हमारी कहलाती हैं। अभी जो हम बात करें ना हायर परचेज की, वो इंस्टॉलमेंट है कि आपने जाके मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे ले लिया, एडवांस पे किया, किस्तें पे कर रहे हैं, वो आपका हो गया। आपने अक्सर देखा होगा, इवन आप बाइक किस्तों पे लेते हैं तो जिस दिन आप एडवांस पे करते हैं, बाइक देते हैं, वो बाइक आपके नाम ही कर देते हैं पहले दिन के ऊपर। जब किस्तें पूरी होती हैं फिर आपको क्या करते हैं? फाइल देते हैं। ऐसा है कि नहीं? किस्तें ये हैं। लीज में क्या होगा? फाइनेंशियल लीज में यहाँ पे देखते हैं, आप जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से रब्ता किया कि जी ये कार है, ये कार मुझे क्या कर दें? लीज के ऊपर दे दें। क्या कर दें? लीज पे दे दें। कितने साल की लीज चाहिए? आप कहते हैं जी मुझे चाहिए 7 साल की लीज। कि कितने साल की? 7 साल की। अब गाड़ी की कीमत है फॉर एग्जांपल 4 मिलियन, आप 7 साल के लीज पे लेते हैं तो पहला साल इस्तेमाल करेंगे, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, 5th ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर। जब 7 साल पूरे हो जाएंगे ना, तो जब आप लीज पे डिसाइड करते हैं तो वो डे 1 पे आपसे पूछते हैं कि जी लीज में जो आपकी रेजिडुअल वैल्यू है वो कितनी रखनी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजिडुअल वैल्यू? कि जब टाइम पूरा हो जाएगा तो कितना आपका एसेट कीमत पे बचना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी 30%, तो इसका मतलब जब 7 साल पूरे हो जाएंगे तो कितना बना? 30%, 12 लाख। ये आपने डिसाइड कर लिया। अब गाड़ी लीज पे ली है, गाड़ी बैंक के नाम है, चला आप रहे हैं, किस्तें आप पूरी कर रहे हैं। आपने पहले साल गाड़ी चलाई, किस्तें पे की, सेकंड, थर्ड ईयर, 4th ईयर, 5, 6 साल, 7 साल पूरे हो गए, किस्तें कुस्तें पे करके अब बैंक के मुताबिक इस गाड़ी की कीमत कितनी है? 12 लाख। जैसे 7 साल पूरे हो जाएंगे ना, बैंक वाले पूछेंगे हाँ भाई गाड़ी लेनी है कि वापस ले जाए? जी लेनी है, पे करो 12 लाख रुपया। नहीं पे कर सकते, हम क्या कर रहे हैं? गाड़ी वापस लेके जा रहे हैं। फिर जब ये लीज पूरी हो जाती है, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, इस डेट के ऊपर जब वो आपको ट्रांसफ़र की जाएगी, अब आपके नाम है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस डेट पे सप्लाई रिकॉर्ड करते हैं। तो हायर परचेज में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें जब गाड़ी आपके नाम, जब टाइटल जो है वो आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाता है, उस डेट के ऊपर सप्लाई रिकॉर्ड होती है। तो आपके लेवल पे, कैफ के लेवल के ऊपर सेल्स टैक्स में लीज नहीं है, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट समझ लग गई दोनों में डिफरेंस क्या है। और अगर आप पर्सनल गुड्स के इस्तेमाल करते हैं, ये भी सप्लाई ही बनती है। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िएगा, बताएं एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ के समझ आती है आपको?
समझ आती है? अब जो स्क्रीन पे एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ी है, ये भी ज़रा पढ़ें, एग्जाम्पल 1 भी पढ़ें, एग्जाम्पल 2 भी पढ़ें, और मुझे सारे बताएं क्या सबको समझ आ रही है कि भाई ये सप्लाई क्या है, क्या चीज़ नहीं है, किसके लिए सप्लाई है, किसके लिए सप्लाई नहीं है। शाबाश, जल्दी से। तो लगा पता कि पहली एग्जाम्पल में अगर वो फ्रिज का मैन्युफैक्चरर है वो देगा तो डेट इज अ सप्लाई, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर है भाई, वो तो खरीद के लेके आया है। कल अगर आपने कल का लेक्चर नोट किया है जिसमें हमने सप्लाई चेन बनाई है, सप्लाई चेन में एंड पे क्या था, कस्टमर, मतलब जिस इंसान ने खुद खरीद के कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है वो कस्टमर है। वो कौन है? कस्टमर है। तो कस्टमर तो आगे किसी से टैक्स ले सकता ही नहीं है, वो सेल ही नहीं कर सकता। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर खरीद के लेके आया, टैक्स पे करके आया था, इसने आगे बेची नहीं है, सेल्स ही नहीं की, फ्री में दे दी है, तो अब वो इसके लिए सप्लाई कंसीडर नहीं होगी। सेकंड वाले में रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो फ्री में दे रहे हैं, दैट इज अ सप्लाई। उनका काम ही क्या है? बनाना। हम जाके उनसे खरीद के जाके देते हैं, तो ये सप्लाई नहीं होगी। क्लियर है ये? तो ये डेफिनेशन थी हमारी सप्लाई की, और ये डेफिनेशन नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया। पिछले 30 साल के पास 30 अटैम्प्टों के पास पेपर्स में सिर्फ एक दफ़ा ऑटम 15 की अटैम्प्ट थी जिसमें इनमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था 4 नंबर का कि सप्लाई किसे कहते हैं। उसके बाद उसने सप्लाई की डेफिनेशन नहीं पूछी। पास पेपर में पिछली 30 अटैम्प्टों में एक दफ़ा सप्लाई की डेफिनेशन आई है कि सप्लाई क्या होती है। अगर आपको सप्लाई की डेफिनेशन आ भी जाए तो ये वाली जो है ना लाइन, ये 3 लाइनें ही बहुत हैं, और आगे आप सिनेरियोज जो याद रहती हैं लिख सकती हैं। बट उसके बाद उसने ऐसा डेफिनेशन नहीं पूछी। हाँ, इसमें से सिनेरियोज लाजमी पूछता है जो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एक दफ़ा आई है जो रिमोट चांसेस है, लेकिन आपको एज ऑफ नाउ समझ लग जानी चाहिए कि भाई सप्लाई है क्या। सिर्फ बेचना सप्लाई नहीं है, सिर्फ बेचना सप्लाई नहीं है, उसके अलावा हर चीज़ ही क्या है, हमारी सप्लाई ही कंसिडर होती है। क्लियर है ये? अब चूँकि सप्लाई हमारा एंड होता है, तो सप्लाई के बाद ना अभी आप में से 2 सवाल आए थे स्टार्टिंग पे कि वैल्यू क्या होगी और किस टाइम के ऊपर टैक्स लगेगा। ये 2 सवाल है जो हमने रेस किए हैं। आप लोगों ने वो ट्री बनाया जो भी हमने यहाँ बनाया था कि एक्टिविटी हमारी टैक्सेबल होनी चाहिए, गुड्स होनी चाहिए, बनाया ट्री। उस पर ट्री के एंड कहाँ पे हुआ था कि अगर सप्लाई है तो फिर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। हमें समझ तो लग गई सप्लाई कहते किसे हैं, हमें समझ तो लग गई सप्लाई कहते किसे हैं। अब सप्लाई हमें लग गया पता कि यार तुमने ड्राइंग्स की है तो सप्लाई है, ओके, लग गया पता। तुम किस्तों पे सामान बेच रहे हो, सप्लाई है, ओके। तुम्हारा सामान बैंक ने बेच दिया, सप्लाई है, ओके। तुमने जाके डी रजिस्टर्ड हो गए हो, तुम्हारे हाथ में गुड्स पड़ी हुई हैं, सप्लाई है, ठीक है, समझ लग गई। अब 2 सवाल हैं जो रेज हुए हैं हमारे माइंड पे, जिसके ऊपर अगर हमें इनका जवाब मिल जाए तो हम न्यूमेरिकल्स में अपना जो वैल्यूज़ का कॉलम है वो भर सकते हैं। पहला सवाल है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है कि हमने किस डेट के ऊपर, किस तारीख के ऊपर अपनी सप्लाई को रिकॉर्ड करना है। और दूसरा सवाल कौन सा होगा हमारा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी। ये 2 सवाल हैं जिनका हमने अब जवाब तलाश करना है। बड़ी सिंपल सी बात है। अब आप खुद देखें, अगर पेल की बात करते हैं, हम एसी की बात कर रहे थे, ये एसी मार्केट में बेचते हैं फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए का। ये 1.5 लाख क्या है, इनके लिए सेल प्राइस है। ये 1.5 लाख क्या है, सेल प्राइस है जी। कस्टमर आएगा, ये भाई साहब मेरे पास आए, मैं बेच रहा हूँ, कितने का बेचूंगा,
1.5 लाख का बेचूंगा। लेकिन ये वाला एसी तो जो ओनर था, मालिक था, वो अपने घर लेके गया है और मुझे पता है कि जब मैं एसी बनाता हूं तो एसी बनाने के बाद मेरी एसी की कॉस्ट जो है वो 90,000 आती है। तो भाई बेशक तो मैंने कुछ है नहीं, तो मैंने किसके ऊपर टैक्स लगा के देना है? बिकॉज सप्लाई तो है मेरे पास, तो आ जाएगी वो कि भाई टैक्स निकालो। किस वैल्यू पे लगाना है मुझे नहीं पता। हमने बात की हायर परचेज की, जरा खुद बताओ, आप अगर कैश के ऊपर सामान लेते हो, फॉर एग्जांपल कैश पे 70 लेते हो 1.5 लाख रुपए की, यदि इंशाल्लाह हो गई होगी या हो जाएगी, कितने की है? 1.5 लाख की। किस्तों पे लोगे क्या 1.5 लाख की है? कितने की मिलेगी? ऊपर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप जाके इसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेते हैं, ये आपको मिलती है 2,20,000 रुपए की। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। अब किसके ऊपर टैक्स लेंगे? 220 पे लेना है, 1.5 लाख पे लेना है, किसके ऊपर लेना है? ये है वैल्यू सप्लाई, इसके ऊपर हमने देखना है। ये टॉल मैन्युफैक्चरर की बात की है, क्या रेट होगा? सिर्फ हम ये खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं भाईजान, लोग तो गुड्स एक्सचेंज भी करते हैं, लोग गुड्स एक्सचेंज भी करते हैं, वो भी सप्लाई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, आप बनाते हैं टायर, मैं बनाता हूँ रिम्स, मैं आपको 20 रिम दे के बदले में टायर ले जाऊं, मैंने रिम दिए वो भी सप्लाई है, आपसे बदले में टायर ले लिए वो भी क्या है? सप्लाई है। मेरे पास काम है टायरों का, टायर बना के बेच रहा हूं। आप जो है आप टीवी बेच रहे हैं, आपने कहा यार टीवी, मैंने टीवी लेने गया, मैं कितने का? जितने का टीवी है। मैंने कहा यार तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, तुम्हारा टायर चेंज कर देता हूँ। टायर दिए, टीवी ले लिया। उसने टीवी दिया, मैंने क्या दी है? टायर दी है। उसकी भी सप्लाई है, मेरी भी सप्लाई है, गुड्स एक्सचेंज हुई है ना। वैल्यू क्या होगी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस करना है। फिर टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें तो प्रैक्टिकली क्या होता है? आप एक डेट आती है सबसे पहले कि आप जाके क्या करते हैं? एडवांस पे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एडवांस पे किया 1 मार्च 2024 को, आपको गुड्स जो हैं वो आपकी गुड्स अवेलेबल हो जाती हैं। कंपनी वाले कॉल करते हैं भाई 30 अप्रैल को आपकी गुड्स जो है तैयार है। आपको वो गुड्स की इनवाइस जो है, तस्वीरें भेजते हैं, इनवाइस भेजते हैं आपको 1 मई 2024 को। गुड्स आपको डिलीवर्ड होती हैं 1 अगस्त 2024 को। ये पूरी कहानी है, होता है। आप एडवांस पहले पे करके आए हैं, आपको गुड्स उन्होंने अवेलेबल कर दी थी, आपके पास गुड्स को स्टोर करने की जगह नहीं है। अब अगर तुम्हारे पास जगह है अपने पास गुड्स रख लो। उन्होंने कहा सर इनवाइस तो ले लें, आपने कहा ठीक है इनवाइस भेज दो। आपने एडवांस यहाँ दिया, इनवाइस आपको यहाँ मिल रही है, गुड्स यहाँ पे तैयार खड़ी हुई थी, गुड्स आप रिसीव यहाँ पे कर रहे हैं, तो किस डेट के ऊपर सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे? ये भी सवाल है। तो अब हमारे पास सप्लाई तो कंप्लीट हो गया, सप्लाई के बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, किस डेट के ऊपर हमने सप्लाई रिकॉर्ड करनी है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, किस कीमत के ऊपर हमने सप्लाई रिकॉर्ड करनी है। तो इंशाल्लाह कल हम इन 2 कंसेप्ट से कंटिन्यू करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू सप्लाई। मैंने आपको बेस बना दी है कि मतलब क्या है, हमने कल फाइंड आउट क्या करना है, हमने देखना है कीमत क्या होगी। बिकॉज जो वैल्यू होगी उसके ऊपर हमने क्या करना है, 18% रेट लगा देना है। अगर कीमत 1.5 लाख हुई तो 1.5 पे लगा देंगे, अगर कीमत 90 हुई तो 90 पे लगा देंगे, अगर कीमत यहाँ पे 1.5 लाख हुई तो 1.5 पे लगेगा, या 220 हुई तो उसके ऊपर लगा रहे होंगे। तो हमने कल देखना है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए और टाइम किस डेट के ऊपर, भाई इस डेट के ऊपर, इस डेट के ऊपर। माइट भी इस तारीख के ऊपर टैक्स का रेट 20% हो, इस तारीख के ऊपर टैक्स का रेट जो है अभी रसीद मिली है तब 18 हो गया हो, जब गुड्स मिली है तब 19 हो गया हो। बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रेट चेंज कर देती है। तो क्या रेट लगना है, किस डेट पे लगना है, ये सारा कुछ हमने कल डिस्कस आउट करना है। ठीक है, तो इस सप्लाई के डेफिनेशन को, आपका आज का एक ही होमवर्क है, इस डेफिनेशन को अच्छी तरह रीड आउट करके आना है। इसमें कोई मसला होगा यू कैन आस्क मी फ्रॉम द ग्रुप, आप ग्रुप में ही पूछ सकते हैं, मुझे आप DM भी कर सकते हैं। बट सिंपल एक डेफिनेशन है, इसको रीड आउट करके आइएगा ताकि कल का कंसेप्ट करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज कल हमने टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, ये तीनों टॉपिक्स करने हैं जो इंटरकनेक्टेड है आज के टॉपिक से, और जो कल हमने करने हैं इसमें से कंफर्म 5 नंबर सेल्स टैक्स में आते हैं।
हर अटेम्प्ट में आते हैं। तो इसको हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से।